हाँ, तो क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम लोग, रियूमेटिक फीवर, ठीक है ना। तो रियूमेटिक फीवर को देखो दो चीज़ होता है, मैं अभी स्टार्टिंग में समझ नहीं पाता था, जब पढ़ा तो पता चला। एक होता है रियूमेटिक फीवर और एक होता है रियूमेटिक हार्ट डिजीज़। दोनों अलग चीज़ है। रियूमेटिक फीवर एक बड़ा सा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, एक टर्म उसके अंदर आता है रियूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो सबसे जो देखो रियूमेटिक फीवर होता क्या है बेसिकली, देखो आपको मान लो स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ तो उसको ठीक करने के लिए बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई। अब वो एंटीबॉडी कुछ ऐसी थी जो अपनी बॉडी से रिएक्ट करती थी, तो ऐसा कंडीशन कौन सा हो गया, ऑटो इम्यून कंडीशन हो गया, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है। वो ऑटो एंटीबॉडी फिर अलग अलग सिस्टम में जाएगी और सिस्टमिक डिजीज कराएगा। और ये आपको याद नहीं करना इंट्रोडक्शन, ये बस बता रहा हूँ याद कहाँ से करना है अपने को, पैथोजेनेसिस से। तो देखो ये एक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण क्या ऑटो एंटीबॉडीज बनी, वो ऑटो एंटीबॉडी अलग अलग सिस्टम में गई तो सिस्टमिक डिजीज कराई। और उस सिस्टम में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो पस वाला नहीं हो रहा है, कौन सा हो रहा है, नॉन सुपरेटिव, इसी को कहते हैं नॉन पस प्रोड्यूसिंग। और जो थोड़ा दिन रह गया तो फिर वो क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बस समझने के लिए, ये मतलब नेट नेट इससे आपको क्या निकालना है कि ये डेवलप क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पहले एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में जब बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई वो नॉर्मल नहीं थी, वो कैसी थी, ऑटो एंटीबॉडी थी, क्योंकि वो बैक्टीरिया को तो मारती थी पर वो साथ में अपने बॉडी से भी रिएक्ट करके सिस्टमिक डिजीज करा रही, बस इतना समझो। तो देखो ये किन में होता है, सिंपल सी बात है, ये जो अपना बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है उसी से फिर आगे जाके रिमेटिक फीवर आ रहा है। तो मतलब बैक्टीरिया किन में आएगा, ससेप्टिबल पॉपुलेशन में, जिनके यहाँ अच्छे से लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे, मतलब क्या पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा, या फिर ओवर क्राउडिंग वाले से जगह पे, वहाँ पे भी हाइजीन मेंटेन नहीं होगा। और बच्चे लोग ही है ना जो खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब क्या 5 से 15 साल वाले में ज़्यादा होता है ये। तो देखो मैंने जो ग्राफ बनाया ये 5 साल से चालू हुआ और 15 पे ख़त्म हो गया, उसके पहले उसके बाद वालों में कम चांस होता है होने का, ये ठीक है ना। तो चलो चालू करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन समझ में आया आपको किस कारण से हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के बाद ही डेवलप हो रहा है, मतलब क्या पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है, एपिडेमोलॉजी में बच्चों में हो रहा है 5 से 15 साल में। अब पैथोजेनेसिस समझते हैं। देखो डायरेक्टली बैक्टीरिया ने क्या एंटीबॉडी बनवाया, नहीं, अपना सिंपल सा मतलब डायरेक्टली बैक्टीरिया जाके अलग अलग ऑर्गन में अफेक्ट कर रहा है, नहीं, हमारा जो एंटीबॉडी है वो अफेक्ट कर रहा है, इसलिए ये नॉट डायरेक्टली बैक्टीरिया मेडिएटेड होता है। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे अपना ससेप्टिबल होस्ट है, ससेप्टिबल होस्ट कौन है, पुअर आदमी या फिर चिल्ड्रन 5 से 15 साल के, उनमें जब ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस आता है, GS गैस से याद कर सकते हैं, ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकस आया, वो फेरिंग्स को इफेक्ट किया तो फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ, तो उसको अपन लोग बोलेंगे फेरिंजाइटिस। अब उसके रिस्पॉन्स में बॉडी ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, जो एंटीबॉडी बना, और धीरे धीरे वो एंटीबॉडी कैसी बनी, ऑटो एंटीबॉडी बनी। तो वो ऑटो एंटीबॉडी अपने बॉडी के ही एंटीजन से रिएक्ट करती होगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो हार्ट में जाकर रिएक्ट कर रही है तो कौन सा एंटीजन है, कार्डियक एंटीजन, दो टाइप का देखो, एक्टिन और मायोसिन होता है ना, एक्टिन और मायोसिन हेड, तो ये देखो मैंने मायोसिन हेड बनाया, तो मायोसिन मेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये सार्कोलेमा तो पता होगा, तो सार्कोलेमा वही अपना जो भी मसल से रिलेटेड होता है उसको सार्को कहते हैं, तो सार्कोलेमा का मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये दोनों एंटीजन जो होते हैं वो बैक्टीरिया की तरह ही दिखते हैं। तो जब एंटीबॉडी बनी वो इनसे जाके रिएक्ट करती है, और ये सब है कहाँ पे, हार्ट पे है, तो हार्ट डैमेज हो जाता है सिंपल। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, दो चीज़ हो रहा है, मॉलिकुलर मिमिक्री और दूसरा क्रॉस रिएक्टिविटी। तो मॉलिकुलर मिमिक्री सब नहीं शो करते हैं, कुछ ही स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के जो शो करवाते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 6, 14, ये सारे स्ट्रेन मॉलिकुलर मिमिक्री शो कराते हैं। और इसमें हो क्या रहा है, क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब क्या, अपने ही एंटीबॉडी अपने ही आगे, देखो क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब क्या, जैसे देखो ये जो इसका एपिटोप, दो चीज़ होता है, एक एपिटोप होता है और एक पैराटोप होता है। पैराटोप जो ये नीचे वाला पार्ट है, एपिटोप ऊपर वाला पार्ट है। तो देखो एपिटोप जो इसका किसका, स्ट्रेप्टोकोकस का है, वो किसकी तरह है, इन लोग की तरह है। तो ये क्रॉस रिएक्ट हो जा रहा है, इसकी जगह पे बॉडी दूसरे से रिएक्ट कर रही है, सिंपल। तो अंदर अंदर अगर कुछ कन्फ्यूजन हुआ तो सिंपल से ये समझो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया ने नहीं मारा, हुआ क्या, अपने को ससेप्टिबल होस्ट उठाओ, उसमें इन्फेक्शन कराओ स्ट्रेप्टोकोकस का, उसके कारण अपने अंदर जो बीमारी है उसको अपन लोग बोले फेरेंजाइटिस, तो बॉडी ने इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। तो एंटीबॉडी की जगह कौन सी एंटीबॉडी, मतलब बेसिकली एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस हो रही है, पर वो उसके एंटीजन सिमिलर टू अपने बॉडी है, इसलिए उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, ऑटो एंटीबॉडी। अब वो ऑटो एंटीबॉडी हार्ट ब्लड के थ्रू हार्ट तक गया, हार्ट में दो एंटीजन है, एक तो अपन लोग मायोसिन से याद कर सकते हैं, मायोसिन मेम्ब्रेन प्रोटीन MMP, और एक अपना सार्कोलेमा, मसल से सार्कोलेमा, सार्कोलेमा मेम्ब्रेन प्रोटीन, दोनों ही मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक मायोसिन मेम्ब्रेन प्रोटीन और एक सार्कोलेमा मेम्ब्रेन प्रोटीन, दोनों से जाके रिएक्ट कर देगा, सिंपल। तो इस दौरान दो फिनोमेना दिख रहा है, एक तो अपना एंटीजन अपने बॉडी के एंटीजन की तरह दिख रहा है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे मॉलिकुलर मिमिक्री, और देखो उसका जो एपिटोप है वो अपनी तरह मतलब मैच कर रहा है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे क्रॉस रिएक्टिविटी, सिंपल। तो देखो अब मैंने बोला ना कि रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज दो अलग अलग चीज़ें हैं। रूमेटिक फीवर एक बड़ा सा टर्म है, उसके अंदर छोटे छोटे चीज़ें आते हैं। तो देखो रूमेटिक फीवर कंप्राइजेस किन किन चीज़ों का, देखो हार्ट में क्या है अपना, हार्ट में जब ये एंटीबॉडी, देखो यहाँ पे मैंने एंटीबॉडी बनाया, सब पे अपना अपना सेल्फ एंटीजन बना दिया। तो देखो जब इस एंटीजन से अपनी एंटीबॉडी बाइंड की तो क्या हो गया, रूमेटिक हार्ट डिजीज। ब्रेन में जाके एक सिडनी सुनी से याद कर सकते हो, सिंडेमिस कोरिया, सिंपल।
फिर अपना क्या देखो, ये अपना स्किन है ना, स्किन में ये देखो, ये मैंने एक आरबीसी ऐसे बना दिया है, इधर से उधर जा रहा है, मतलब घूम रहा है, तो इरेथ्रेमा लाल लाल आरबीसी मार्जिनेटम, तो इरेथ्रेमा मार्जिनेटम। फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू देखो, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में सिंपल सी बात है, इससे बाइंड करेगा सबक्यूटेनियस में, तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल। अब ब्रेन में आया, अब ब्रेन बोल रहा हूँ, बोन में आया, तो बोन में क्या जॉइंट जो होते हैं वहाँ पे माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, अर्थरोज मतलब क्या होता है जॉइंट, तो उसमें इन्फ्लामेशन को अर्थराइटिस कहते हैं, तो माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। तो अपना रूमेटिक फीवर के अंदर 5 चीज़ें आती हैं। हार्ट में अपन लोग ने क्या देखा, रूमेटिक हार्ट डिजीज। ब्रेन में अपन लोग ने क्या देखा, सिंडेमिस कोरिया। स्किन में क्या देखा, इरेथ्रेमा मार्जिनेटम। सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या देखा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। और बोन में अपन लोग ने क्या देखा, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। सिंपल। तो आप सबको अच्छे से समझते हैं। तो देखो, सबसे मेन अगर कुछ भी याद करना है ना इस पूरे पार्ट में, देखो रूमेटिक फीवर के बारे में पता होना चाहिए, इसका पैथोजेनेसिस पता होना चाहिए, और एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए क्या, रूमेटिक हार्ट डिजीज। इनको अगर आप भूल भी जाए तो चलता है, पर रूमेटिक हार्ट डिजीज पता होना चाहिए, तो एटलीस्ट इनको समझते हैं। तो देखो, पहले समझने के पहले ना अपने को हार्ट का लेयर पता होना चाहिए। तो हार्ट के कितने लेयर होते हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम होता है ना। तो एंडोकार्डियम भी 2 होता है, वॉल्स वाले एंडोकार्डियम को हम लोग बोलेंगे वेल्वुलर एंडोकार्डियम। फिर उसके बाद क्या है अपना, ये है म्यूरल एंडोकार्डियम, जो वॉल्स के अलावा जो एंडोकार्डियम का पार्ट है उसको अपन लोग बोल रहे हैं म्यूरल एंडोकार्डियम। फिर उसके बाहर क्या होगा, मायोकार्डियम, और उसके बाहर क्या होगा, पेरिकार्डियम। ये 4 लेयर होती हैं। तो उनके इन्फ्लेमेशन को क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन एंडोकार्डाइटिस, तो वेल्वुलर एंडोकार्डाइटिस, म्यूरल एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। तो इनको आगे पढ़ने के पहले इनके एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखो, मान लो ये पूरा तुमको याद नहीं हुआ, तो एटलीस्ट इस डायग्राम को याद करके रखे रहना, ताकि ये की पॉइंट्स बस लिख के आ जाओगे तो भी नंबर मिल सकते हैं। तो देखो, वेल्वुलर एंडोकार्डाइटिस में अपने को वेजिटेशंस होंगे इस इन्फ्लेमेशन के दौरान, तो यहाँ पे वेजिटेशन याद कर लो। फिर यहाँ पे देखो, बैट से ब्रैंडम मकुलम पता है ना, तो वही है मैक्यूलम पैचेज है, ठीक है ना। तो ये बैट से याद कर लो मैक्यूलम पैचेज। फिर ये देखो, अशरफ से याद कर सकते हो एस्कॉफ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इस्लाम का साइन बनाया है। अशरफ से याद कर लिया अपन लोग क्या, एस्कॉफ बॉडीज। और ये क्या है, ब्रेड और बटर है, तो यहाँ पे ब्रेड बटर अपेरेंस दिखता है। तो टोटल 4 चीज़ें हैं, चारों एंडोकार्डाइटिस में, मतलब कार्डाइटिस में बेसिकली। एंड वेल्वुलर एंडोकार्डाइटिस में अपने को वेजिटेशन, झाड़ वृक्ष दिख रहा है, मतलब वेजिटेशन। म्यूरल एंडोकार्डाइटिस में अपने को क्या दिख रहा है, बैट मतलब मैक्यूलम पैच। मायोकार्डाइटिस में अपने को अशरफ भाई दिख रहा है, मतलब क्या, एस्कॉफ बॉडीज। और पेरिकार्डाइटिस में ब्रेड बटर अपेरेंस। ये 4 चीज़ एक की पॉइंट है पूरे वीडियो का, ये टेक अवे होगा, ठीक है ना। तो चलो, तो अपना पहले चालू करते हैं क्या, रूमेटिक। अब अपना जो 4 था एंडोकार्डियम, उसमें क्या था पहला, वेलुलर वाला, तो उसको देखते हैं। तो रूमेटिक वेल्वुलाइटिस, तो इसमें अपन लोगों ने क्या बोला था, क्या बनता है, वेजिटेशन बनता है, ठीक है। तो वेजिटेशन किसके अलॉन्ग बनता है, अलॉन्ग द क्लोजर, वो जहाँ पे ये जो वॉल्स है ना क्लोज हो रही है ना, उसी के उसके क्लोजर लाइन ऑफ लीफलेट्स, मतलब लीफलेट समझ में आता है ना, वॉल को जो बना रही हैं ये दोनों पार्ट लीफलेट है, दोनों मिलकर वॉल बनाएंगी। तो इन लीफलेट के जहाँ बंद होती है ना, उन्हीं के अराउंड ये होता है, जहाँ से ये अटैच है अपने म्यूरल एंडोकार्डियम से, वहाँ पे डेवलप होती है। तो इस कारण से ना ये नैरो हो जाते हैं। तो ये इसको अपन लोग कैसा दिखता है, फिश माउथ अपेयरेंस या फिर बटल होल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, देखो ये जैसे ब्लड वेसल है ना, इसका नैरोइंग हो जाने को स्टेनोसिस कहते हैं। तो वही फिश माउथ स्टेनोसिस दिख रहा है, या तो बटन होल स्टेनोसिस दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करता है, इस एन के अकॉर्डिंग। चलो, सब इधर साइड होता है मिट्रल वॉल, नीचे जाओगे तो क्या दिखेगा अपना आउटिक वॉल, फिर इधर जाओगे तो क्या दिखेगा, ट्राइकस्पिड वॉल, फिर नीचे जाओगे तो दिखेगा पल्मोनरी वॉल। तो ऐसे दिखता है अपना, देखो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल तो पता ही होगा, और नीचे अपना होता है क्या, अपना आउटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल। तो वही बाइकस्पिड वॉल, आउटिक वॉल, फिर ट्राइकस्पिड वॉल, फिर पल्मोनरी वॉल, सिंपल। तो ये अपना होता है क्या, रूमेटिक वल्वुलाइटिस। फिर अपना आते हैं किस पे, वॉल वाला एंडोकार्डियम हो गया, म्यूरल पे आते हैं। तो म्यूरल एंडोकार्डियम, तो उसमें क्या था कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मैक्यूलम पैचेज। पैचेज बेसिकली क्या है, फाइब्रस थिकनिंग हो रखी है, उसी को मैक्यूलम पैच कह रहे हैं। तो ये होता है कहाँ पे, एंडोकार्डियल सरफेस होता है सिंपल ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। 2 पार्ट होता है ना, एक दो एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, जो इसमें भी लेफ्ट एट्रियम है ना, उसके पोस्टीरियर वॉल पे डेवलप हो रहा है कौन सा, अपना मैक्यूलम पैच, सिंपल। तो अपना वेल्वुलाइटिस हो गया, अपना म्यूरल एंडोकार्डाइटिस हो गया। अब मायोकार्डाइटिस पे आते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मायोकार्डाइटिस में अपन लोग ने क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था, कि अशरफ भाई से याद किए थे अपन लोग क्या, एस्कॉफ बॉडी। तो सबसे मेन पहले एस्कॉफ बॉडी को समझ लो, फिर ऊपर नीचे के छोटे मोटे स्ट्रक्चर को देख लेना। तो एस्कॉफ बॉडी में क्या, बेसिकली ये पैथोगमेटिक है ऑफ आरएचडी। देखो, जब भी पूरा पैथोलॉजी पढ़ोगे ना, तो ये कैरेक्टर, हर पैथोलॉजी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो पैथोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अपन लोग बोलते हैं पैथोगमेटिक फीचर, ठीक है ना। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज का पैथोगमेटिक फीचर क्या है, एस्कॉफ बॉडीज, ठीक है ना। तो एस्कॉफ बॉडीज होती क्या है बेसिकली, तो देखो ऐसा होता है, ग्रेनुलोमा जानते हो ना, ग्रेनुलोमा कब बनता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है, बेसिकली सराउंडिंग में ऐसे लिम्फोसाइट्स एकदम पूरे अपने आप को घेर लिए हैं, ठीक है ना, और बीच में अपना नेक्रोसिस हो रहा है। तो वही है यहाँ पे, एक ग्रेनुलोमा सराउंड कर लिया है पूरी तरह से, और बीच में अपना फिब्रिनॉइड टाइप
टाइप का नेक्रोसिस होता है, ये पांचवा टाइप का नेक्रोसिस है। इसको आप लोग जब नेक्रोसिस पढ़ते हैं ना, फैट, लिक्विफिकेटिव और कोएगुलेटिव वो सब वाले में, तो ये पांचवा टाइप का होता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है ना। तो वही हो रहा है यहाँ पे, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो रहा है और यहाँ पे ग्रेनुलोमा फॉर्म हो रहा है। तो यही है एस्कॉप बॉडी, ठीक है ना। इसके अलावा छोटे मोटे क्या, अब सिंपल सी बात है, इन्फ्लामेशन हो रहा हो तो लिम्फोसाइट आता है और प्लाज्मा सेल्स आता है, और साथ में एक एंटीजीबी आती है। कौन टी? एंटी स्कॉफ सेल्स। कौन से सेल्स? एंटी स्कॉफ सेल्स। तो बेसिकली गुस्से में है वो, तो उनकी आंखें लाल लाल है, मतलब क्या, आउल आई अपीयरेंस या फिर कैटरपिलर सेल्स कह सकते हैं इनको, ठीक है ना। तो रूमेटिक मायोकार्डाइटिस में अपने को सबसे मेन चीज़ क्या याद रखना है? अशरफ भाई। अशरफ भाई से याद करना है एस्कॉप बॉडी। एस्कॉप बॉडी में मतलब चारों तरफ क्या, ग्रेनुलोमा, और बीच में अपना फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, और फिर लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और एंटी आगे मतलब एंटी स्कॉफ सेल्स। मायोकार्डाइटिस हो गया। पेरिकार्डाइटिस में अपने को क्या याद करना था? ब्रेड बटर अपीयरेंस। तो देखो इसमें बेसिकली ब्रेड बटर अपीयरेंस दिख कैसे रहा है, क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो दो सरफेस एकदम चिपके हुए हैं, तो जब उनको हम लोग अलग करने की कोशिश करते हैं ना, तो सैगी होते हैं ना, चिपके चिपके से, ऐसे लगता है कि दो ब्रेड मतलब बटर बीच में लगा दिए, दो ब्रेड चिपकाए हुए थे, इन लोग को अलग करने को ऐसा लग रहा है, तो सैगी अपीयरेंस आता है। इसी को कहते हैं ब्रेड बटर अपीयरेंस। और ये फिब्रिनस बेसिकली फिब्रिन के डिपोजिशन के कारण हो रहा है, तो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस भी कह सकते हैं इसको, सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया बेसिकली, ये अपने चार पैथोलॉजिकल फीचर हुए, सब चार टाइप के हुए। एंडोकार्डियम दो पढ़े, एक मायोकार्डियम पढ़े, एक पेरिकार्डियम पढ़े। वेलुलर एंडोकार्डियम, म्यूरल एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। वेलुलर एंडोकार्डियम में क्या याद रखना है? वेजिटेशन फॉर्म हो रहा है, और उसका ऐसे एन से याद कर लेना, फिश माउथ स्टेनोसिस से याद कर लेना। फिर म्यूरल में अपन लोग को क्या याद करना है बेसिकली? फाइब्रस थिकनिंग याद करना है। फिर अपने को फाइब्रस थिकनिंग, जिसको अपन लोग मैक्यूलम पैच कहते हैं। फिर मायोकार्डाइटिस में अशरफ भाई से क्या याद करना है? एस्कॉप बॉडी याद करना है। और फिर अपना पेरिकार्डाइटिस में ब्रेड बटर अपीयरेंस से अपने को याद रखना है, क्योंकि वो इन्फ्लेम्ड सरफेस है, या फिर फिब्रिनॉइड पेरिकार्डाइटिस, सिंपल। अब क्लिनिकल फीचर देखो, जो लेयर जिसका जो फंक्शन होगा ना, उसी में गड़बड़ी हो रही होगी, सिंपल। तो देखो एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम में क्या होता है बेसिकली, वॉल्स होती हैं, तो वॉल्स का खराबी हो जाएगा, तो भाई मरमर हो जाएगा, मरमर का साउंड आ रहा होगा, ऑफ मिट्रल एंड ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, सिंपल सी बात है, मिट्रल और ऑर्टिक वॉल खराब हो रही है तो रिगर्जिटेशन हो रहा होगा, सिंपल। और म्यूरल एंडोकार्डाइटिस खराब हुआ, मतलब देखो ये तो वेलवुलर एंडोकार्डाइटिस के कारण हुआ रिगर्जिटेशन, और म्यूरल एंडोकार्डाइटिस के कारण क्या हो रहा है? नोड्यूल्स फॉर्म हो रही है, छोटी छोटी नोड्यूल्स फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। फिर मायोकार्डियम पे आते हैं, तो मायोकार्डियम में क्या है बेसिकली, मसल ही है, तो मसल खराब हो रहा है, तो मसल खराब हो रहा होगा तो अच्छे से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब क्या, टैकीकार्डिया हो रहा है। अब ऊपर तेज स्लो तेज अगर अपना हार्ट बीट होगा तो उसके कारण क्या होगा? अरिथमिया कहते हैं उसको, तो अरिथमिया हुआ, और ऐसे ही चलता रहा तो क्या हो जाएगा? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये तीन चीज़ दिखती हैं, टैकीकार्डिया, अरिथमिया और कंजस्टिव हार्ट फेलियर। और पेरिकार्डाइटिस में देखो बाहर वाला लेयर खराब हुआ है ना, तो बाहर वाले से सब रिलेटेड, आसपास फ्रिक्शन करता था, तो फ्रिक्शनल, सिंपल सी बात है, देखो सिंपल ये नॉर्मल था, अब ये इन्फ्लेम्ड हो गया, तो इन्फ्लेम्ड हो गया तो आसपास के स्ट्रक्चर से तो रब करेगा ना, तो फ्रिक्शनल रब होगा, पेन होगा उस कारण से, और इफ्यूजन मतलब क्या, फ्लूइड का बाहर आ जाना, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन, सिंपल। तो इसका क्लिनिकल फीचर हुआ। एंडोकार्डियम में अपने को क्या दिख रहा है? मरमर दिख रहा है, क्योंकि वॉल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और नोड्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। मायोकार्डाइटिस में मसल को खराब करो, मसल जैसे ही खराब हो तो तेज तेज होगा, तो टेकीकार्डिया, अरिथमिया और हार्ट फेलियर। और पेरिकार्डियम में आसपास में इन्फ्लेमेशन हो गया तो फ्रिक्शन रब होगा, पेन होगा और इफ्यूजन होगा फ्लूइड का, सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया? रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ये मेन था। रूमेटिक फीवर के अंदर जो पहला पार्ट था रूमेटिक हार्ट डिजीज़, वो खत्म हुआ, और सब छोटे छोटे ही होते हैं। तो देखो हार्ट डिजीज में अपन लोगों ने दो पार्ट में पढ़ा, एक तो पैथोलॉजी पढ़ा, पैथोलॉजी में अगर ये डायग्राम याद है तो भी मेन काम हो जाएगा अपना, और क्लिनिकल फीचर में उनका इंडिविजुअल लेयर का अगर काम पता है तो उसको खराब कर दो तो अपने आप उसके क्लिनिकल फीचर्स निकल आते हैं। फिर देखो और सब क्या है अपना, ब्रेन से रिलेटेड क्या कहते हैं? सिंडेमा कोरिया, सिंडेमस कोरिया, ठीक है ना। इसको कैसे याद किए थे? सिडनी सुनी से याद किए थे। तो देखिए क्या होता है बेसिकली, जो प्री प्यूबर्टल गर्ल्स होती हैं, प्री प्यूबर्टल मतलब क्या, जिनकी प्यूबर्टी अटेन नहीं हुई, मतलब 8 से 12 साल की लड़कियां, ये मैंने इसलिए लॉलीपॉप से बनाया ताकि याद रहे कि बच्चियाँ हैं अभी, तो बच्ची हैं, उनको क्या हो रखा है बेसिकली, हम लोग पढ़ के हुए हैं किन में होता है, 5 से 15 साल में होता है ना, तो ये तो उसी के बीच में आ रहा है। तो देखो उनमें अगर ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ तो उसके कारण फेरेंजाइटिस हुआ। अब देखो इसके कारण अब ये धीरे धीरे इसके कारण जो एंटीबॉडी बनी वो धीरे धीरे बॉडी में जाके डिपॉजिट होगी, मतलब अगर ब्रेन में जाके वो डिपॉजिट हो रही है तो ब्रेन में किसको डैमेज कर रही है? वो कॉर्डेट न्यूक्लियस को। अब आपको बताना है कि हम लोग फर्स्ट ईयर में कॉर्डेट न्यूक्लियस कहाँ पढ़े थे, ठीक है ना। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस को डैमेज करेगी। अब कॉर्डेट न्यूक्लियस का काम होता है मोशन और इमोशन को रेगुलेट करना, तो वो दोनों चीज़ खराब हो जाएंगी। मोशन खराब हुई मतलब क्या, जर्की मूवमेंट ऑफ ट्रंक, और इमोशन खराब हुई मतलब इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सिंपल। तो क्या हुआ, प्री प्यूबर्टल लड़कियां थी, उनमें ग्रुप में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ तो उसके कारण फेरेंजाइटिस हुआ। फेरेंजाइटिस हुआ तो थोड़ा टाइम लगा एंटीबॉडी को डिपॉजिट होने में ब्रेन में, कितना, 1 से 6 महीना, वो जाके ब्रेन में डिपॉजिट हुई और किसको डैमेज की? कॉर्डेट न्यूक्लियस को। और कॉर्डेट न्यूक्लियस का काम क्या था? मोशन और इमोशन को रेगुलेट करना, तो मोशन इमोशन खराब हुआ मतलब जर्की मूवमेंट ऑफ ट्रंक और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सिंपल। तो ब्रेन खराब हुआ। अब देखो अपना हार्ट का काम कर लिए अपन लोग, ब्रेन का काम कर लिए, अब स्किन पे आते हैं। तो स्किन में अपन लोग ने आरबीसी से याद किया था, आरबीसी मतलब लाल, इरेथ्रिमा, और इधर उधर घूमता रहता है तो मार्जिनेटम, इरेथ्रिमा मार्जिनेटम है उसका नाम। तो बेसिकली
इसमें होता क्या है, अपना ये बन रहा होगा, लीजन्स बन रहे होंगे, मैक्यूलर लीजन्स बन रहा है, मतलब ऐसे छोटे छोटे लाल लाल दाग बन रहे होंगे। पर ये कहाँ पे बनती है, ऐसी मतलब ट्रंक पे बनती है, एक्सट्रीमिटी, मतलब जहाँ पे अपन लोग बेथिंग सूट पहनते हैं ना, जो स्विमिंग के लिए पहनते हैं बाथिंग सूट, तो उस एरिया में फैला रहता है, इसलिए इसको अपन लोग बोलते हैं बेथिंग सूट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये ट्रंक और एक्सट्रीमिटी में फैला रहता है। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो ये मैंने ये जो डायग्राम बनाया ना, इसको याद करने की कोशिश करो। ये चलता हुआ दिख रहा है ना, तो इसका है माइग्रेट करता है एक प्लेस से दूसरी जगह, और ये सांप की तरह दिख रहा है, तो सर्पिंगियोनस, ठीक है ना। और देखो ये मैक्यूलर होता है, मैक्यूलर मतलब क्या, बीच में पेल सेंटर होता है, पीला पीला, तो ये मैक्यूलर लीजन विथ पेल सेंटर होता है, और इसमें पस नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, नॉन प्यूरिटी। तो इस डायग्राम को ही देखो, चलते हुए दिख रहा है मतलब माइग्रेटिंग, सांप जैसा दिख रहा है सर्पिंगियोनस, और बीच में पीला दिख रहा है मतलब मैक्यूलर लीजन्स होते हैं, सिंपल। तो अपना स्किन हो गया। फिर अपन लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या डेवलप हो रहा है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो नाम से समझो, नोड्यूल जो है ना, नोड्यूल मतलब बेसिकली कैसे है, इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब क्या, पेनलेस होंगे, पेनलेस नोड्यूल। और ये नॉन टेंडर, देखो दो चीज़ होता है, एक पेन होता है और एक टेंडर होता है। पेन मतलब क्या, जो पेशेंट को खुद हो रहा है वो बता रहा है। टेंडर मतलब क्या, जब डॉक्टर टच करता है ना तब उसको दर्द हो रहा है, तो उसको टेंडर कहते हैं, मतलब छूने पे स्टिमुलेट करने पे दर्द हो तो उसको टेंडर कहते हैं, खुद से अपने आप हो रहा है तो उसको पेन कहते हैं। तो ये पेनलेस भी है और नॉन टेंडर भी है, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, सब क्यूटेनियस है, तो स्किन के नीचे होता है, तो कहाँ पे होता है, बोनी प्रोमिनेंस के एक्सटेंसर सर्फेस पे होता है। दो सर्फेस होते हैं ना, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, तो एक्सटेंसर सर्फेस पे पाया जाता है, सिंपल। तो ये अपना हो गया, इरेथ्रेमा मार्जिनेटम हो गया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल हो गया। अब माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस समझो। तो देखो ये सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन होता है, मतलब क्या, जो अपना रूमेटिक, जैसे मान लो क्या हो, फेरेंजाइटिस हुआ ना आपको, फेरेंजाइटिस के कुछ दिनों बाद ही, कुछ हफ्ते या कुछ, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये 2 हफ्तों के अंदर ही, जैसे फेरेंजाइटिस हुआ उसके 2 हफ्तों में ही आपको माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है उसके कुछ दिनों बाद ये दिखे, और सबसे लंबे दिनों बाद ब्रेन पे दिखता है अफेक्ट, पर सबसे जल्दी किस पे अफेक्ट दिखता है, अपने जॉइंट्स पे। इसलिए लिखा है ये सबसे अर्लीस्ट और सबसे कॉमन होता है। लगभग 75% जिनमें ये हुआ ना क्या, अपने को फेरेंजाइटिस, तो चांस है कि उनमें ये हो जाएगा माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, और ये 2 हफ्तों के अंदर ही हो जाता है। तो ये जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, सिंपल सी बात है, नीज एंकल्स ये सबको। और इसका माइग्रेटरी नेचर होता है, इधर से उधर, नाम में ही, उसका पूरा गेम ही नाम में ही दिया हुआ है, ठीक है। और ये जॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हॉट रेड सोलन, इतना याद कर लो बस, सोलन जॉइंट्स हो जाती है बस, ठीक है। तो ये इसका मैनिफेस्टेशन हुआ। अब देखो, तो अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया, एपिडेमियोलॉजी क्या था, बच्चियों में और गरीबों में दिखता है। पैथोजेनेसिस क्या था, ऑटो एंटीबॉडी बनाओ और किसके अगेंस्ट बना दो, अपना मायोसिन मेम्ब्रेन प्रोटीन और सार्कोलेमा मेम्ब्रेन प्रोटीन के अगेंस्ट। फिर इसके अंदर ये जो एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, अपना सिंडेमस कोरिया, अपना इरेथ्रेमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, और माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, ये सब आता है। और ये सब उसके मैनिफेस्टेशन थे छोटे छोटे। उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो देखो डायग्नोसिस का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। एक तो जोन्स क्राइटेरिया, जिसको सबसे मेन है, ये मत भी याद करो तो चलेगा, जोन्स क्राइटेरिया याद कर लो। जोन्स क्राइटेरिया क्या बोलता है कि इनमें से जो क्राइटेरिया दिख रहा है ना, वो अगर दिख गया, इसमें भी एक टर्म मेरा छूट रहा है, वो मैं नोट्स में जोड़ दूंगा, कि एक मेजर और 2 माइनर शायद जोड़ना होता है, क्या होता है वो 2 मिनट बताता हूँ आपको। तो देखिए, हाँ मैं बेसिकली यहाँ पे मेजर क्राइटेरिया माइनर क्राइटेरिया बताऊंगा ना, तो उसमें से 2 मेजर और एक माइनर अगर आ गया, माइनर और सपोर्टिव होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा एडिट कर दूंगा मैं नोट्स में, अभी बस समझ लीजिए 2 क्राइटेरिया होता है, और इसमें से 2 मेजर अगर हो गया और एक सपोर्टिव साथ में आएगा, नोट्स में मैं ऐड कर दूंगा, अगर वो दिख गया तो अपना पक्का हो जाता है क्या है, अपने को ये बेसिकली रूमेटिक फीवर। या फिर 1 मेजर 2 माइनर और एक सपोर्टिव आ गया तो भी अपना हो जाएगा क्या, पक्का है अपना एंडोकार्डिटिस। इसको मैं अच्छे से नोट्स में ऐड कर दूंगा, पर अभी के लिए आप क्राइटेरिया याद कर लीजिए, और ये समझ लीजिए कि 1 मेजर, दो मेजर और एक अपना सपोर्टिव हो गया तो भी काम हो जाएगा, या 1 मेजर 2 माइनर और सपोर्टिव हो गया तो भी काम हो जाएगा। तो देखते हैं, कन्फ्यूजिंग हुआ होगा तो बस अभी के लिए नाम समझ लीजिए, नोट्स देख लीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा क्या है। तो देखो मेजर क्राइटेरिया में क्या है, जो अपने को दिख रहा था, कार्डाइटिस, कोरिया, इरेथ्रेमा मार्जिनेटम, सबक्यूटेनियस नोडुल पॉलीआर्थराइटिस, जो अभी पढ़ के हैं वो सब मेजर क्राइटेरिया में आ जाता है। माइनर में क्या आ जाता है, देखो प्रीवियस हिस्ट्री अगर आपको है वो माइनर के अंदर आ जाता है, और बॉडी अगर रिस्पॉन्स हो कर रही है, मतलब क्या, पीआर इंटरवल अपना बढ़ जाना, सी रिएक्टिव प्रोटीन का बढ़ जाना, ईएसआर का बढ़ जाना, ये सब माइनर क्राइटेरिया। और देखो दर्द हो रहा है, अर्थरालजिया, जॉइंट्स का दर्द हो रहा है वो, और फीवर, ये तो मतलब नॉन स्पेसिफिक है ना, इसलिए इनको माइनर क्राइटेरिया के अंदर रखा गया, सिंपल। एक सपोर्टिव क्राइटेरिया भी होता है, उसको मैं ऐड कर दूंगा, पर अगर पूछता है ना जोन्स क्राइटेरिया, तो आप बस ये बता सकते हैं कि मेजर क्राइटेरिया ये होते हैं, माइनर क्राइटेरिया ये होते हैं, और 2 मेजर 1 माइनर कर दो तो काम हो जाता है, सिंपल सी बात है, 2 मेजर और एक सपोर्टिव, सिंपल। तो चलिए अब लैब डायग्नोसिस समझते हैं, छोटा सा, ये ज़्यादा जरूरी था, लैब डायग्नोसिस तो ऊपर से। तो देखो लैब कैसे डायग्नोस करोगे, या तो आप बैक्टीरिया को ढूंढ लो जिसके कारण ये पूरा एंटीबॉडी बन रहा था, या तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है उसको देख लो, या बॉडी में इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो बॉडी डिस्फंक्शन को डिटेक्ट कर लो। तो बैक्टीरिया को कैसे ढूंढोगे, सिंपल सी बात है, थ्रोट में इन्फेक्शन करा रहा है तो उसी का आइसोलेशन करा लो, या फिर उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बन रही है, जैसे कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एंटी DNS B, ASTJ, ये सब है। तो ASO याद कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है।
बॉडी रिस्पॉन्स क्या शो कर रही है, तो दो रिस्पॉन्स शो करेगी। एक तो जो उसी उसी समय बहुत जल्दी बनते हैं ना जो केमिकल्स, उनको कहते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट, एपीआर, ठीक है ना। तो ये एपीआर जो होते हैं ना, जैसे कि ईएसआर, ये बहुत बार काम आएगा। ईएसआर, सीआरपी मतलब क्या, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये सब अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो ये भी बॉडी का रिस्पॉन्स है। और दूसरा हिमेटोलॉजिकल क्या एबनॉर्मलिटी आएंगी, अपने अंदर इम्यून सेल्स बढ़ जाएंगे, मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट सेल्स बढ़ जाएंगे, और न्यूट्रोफिल का बढ़ जाना। ये हुआ बॉडी का रिस्पॉन्स। अब बॉडी में दिक्कतें क्या क्या आएंगी, जैसे देखो पीआर इंटरवल का प्रोलॉन्गेशन हो जाना, उसको अपन लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। और इकोकार्डियोग्राफी, साउंड सुन रहे हैं अपन लोग, तो देखो वो जो मायोकार्डियल और वाल्वुलर दिक्कत होती थी उसकी वजह से क्या होता था, रिगर्जिटेशन होता था ना, तो उस रिगर्जिटेशन का आवाज़ अपन लोग सुन सकते हैं इकोकार्डियोग्राम से। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इससे पानी निकल रहा है, पानी को भी अपन लोग देख सकते हैं, सिंपल। तो इसको डिटेक्ट कैसे किए, या तो बैक्टीरिया को ढूंढो, या तो बॉडी के रिस्पॉन्स को समझो, या तो बॉडी में क्या दिक्कतें आ रही है उनको समझो। तो बैक्टीरिया को या तो आइसोलेशन या एंटीबॉडी से कर लिए, रिस्पॉन्स कैसे देखे, या तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट या फिर हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। और बॉडी के डिस्फंक्शन को या तो ईसीजी से देख लो या इकोकार्डियोग्राफ से देख लो, सिंपल। तो ये नेट था। ये जोन्स क्राइटेरिया को मैं एडिट कर दूंगा बस, ठीक है।